न्यूज़ डंका में मैं महेश विचारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम इस कार्यक्रम में जिनसे बात करने वाले हैं वो है डॉक्टर विनोद कुमार बड़गू। एक्चुअली वो होम्योपैथी इस क्षेत्र से हैं और उसमें वो एक जानकार हैं, बीएचएमएस एमडी हैं। और हाल ही में उन्होंने कोरोना के ऊपर जो उपचार पद्धति है होम्योपैथी की, उसमें एक पेटेंट लिया हुआ है। और उसके बारे में और एक तरह से होम्योपैथी के बारे में भी कि कोरोना के इस संकट काल में किस तरह से इस उपचार पद्धति का हमें फायदा हो सकता है, ये जानकारी हासिल करने के लिए हम लोग आज विनोद जी से बात करने वाले हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ डंका में। नमस्कार। मेरे तरफ से धन्यवाद न्यूज़ डंका के सभी व्यूअर्स को मेरा आभारी है मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप लोगों ने इनवाइट किया है। सबसे पहली बात तो कोरोना के इस पीरियड में हम लोग देख रहे हैं कि लोग अलग अलग उपचार पद्धति जो है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों में थोड़ा एक कंफ्यूजन भी है कि किस तरह से वो ठीक हो सकते हैं इस बीमारी में। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि लोगों के मन में एक संभ्रम का माहौल है, वातावरण है। तो आप किस तरह से के बारे में बताएंगे कि होम्योपैथी जो है उसका कितना योगदान इसमें हो सकता है, और किस तरह से आप कोरोना की तरफ जब आप उपचार करते हैं तो किस तरह से होम्योपैथी का उसमें फायदा होता है। एक तो चीज़ ऐसा है कि ये जो पैंडेमिक आया हुआ है, ये सबके लिए एक कठिन समय है अभी, जो हम सब लोग गुज़र रहे हैं। सिर्फ़ पेशेंट्स ही नहीं, डॉक्टर्स लोग भी बहुत कठिन समय से गुज़र रहे हैं। आजकल सारे हॉस्पिटल्स पूरा फुल हो गए हैं। नॉर्मल हॉस्पिटल रह ही गए नहीं हैं। 99% सब कोविड हॉस्पिटल बन गए हैं, उसमें 99% पूरे कोविड पेशेंट्स ही भरे हुए हैं। हम्म। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारे देश के लिए और पूरी जनता के लिए एक कठिन समय है। हमको धीरज से ये समय को गुज़ारना है और अफ़वाहों के पीछे नहीं जाना है। हम्म। अ, बहुत सारे जो भी स्पेशलिस्ट है या जिसमें जानकार है, हम्म। उनके यहाँ से सही जानकारी लेके ही आगे जाना है, ये मेरा सलाह है। जो आजकल सोशल मीडिया में जो अफ़वाहें आ रही है, ये हम्म। करो, वो करो। मैं फर्स्ट थिंग बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे 90% सोर्सेज़ और अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज़ से आ रहे हैं। हम्म। ये चीज़ें फ़ॉलो करने से पहले आप प्लीज़ एक बार कन्फर्म कीजिए कि ये जो पद्धतियाँ हैं, जो आजकल सोशल मीडिया में जो सर्कुलेट हो रही है, वायरल हो रही है, हम्म। इज़ इट अ प्रॉपर है कि मतलब वो वैलिड ट्रीटमेंट ऑफ है कि नहीं है, वो हम्म। देखना है। हम्म। और दूसरी चीज़ तो होम्योपैथी में हम रोज़ाना बहुत सारे पेशेंट्स जो आ रहे हैं, अभी तो हमारे पास असिम्प्टोमेटिक पॉज़िटिव केसेस और माइल्ड सिम्पटम्स पॉज़िटिव केसेस आ रहे हैं। हम्म। और उसमें बहुत सारे होम्योपैथी के जो दवाइयाँ हैं, जैसे आर्सेनिक एल्बम है या कार्बोवेज हम्म। है, कैम्फर है या अर्जेंटम नाइट्रिकम, अर्जेंटम अ, हम्म। आर्टरिकम, ऐसे बहुत सारे जो ड्रग्स हैं, जो मेजर ड्रग्स हैं, जो अभी मैंने बोला है, हम्म। ये मेजर इफ़ेक्ट कर रहे हैं, हम्म। जो पेशेंट्स के सिम्पटम्स को कंट्रोल करने में और हम्म। पेशेंट्स के जो भी कंडीशन है, उसमें थोड़ा स्मूथनेस लाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। और हम्म। जो पेशेंट्स जो सीवियरली अफ़ेक्टेड है, उनको ज़रूरी है कि उनको ऑक्सीजन और अदर सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो बोलते हैं ना हम लोग, हम्म। वेंटिलेटर्स या हाई फ्लो हम्म। ऑक्सीजन मशीन्स की, हम्म। इसकी जब ज़रूरत पड़ रही है, तो वो हम हमारे हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम्म। हॉस्पिटल में मैं अभी टाई अप हूँ। हम्म। बेसिकली ये बोलना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स का एक जो स्कोप है, ज़्यादातर जो असिम्प्टोमेटिक और जो असिम्प्टोमेटिक है और वो ही सुपर स्प्रेडर्स हैं, जिनको हम्म। मालूम ही नहीं है कि वो पॉज़िटिव है, और हम्म। उनसे स्प्रेड ज़्यादा हो रहा है आजकल का, जो डबल म्यूटेशन या ट्रिपल म्यूटेशन जो बोल रहे हैं। हम्म। इसमें स्प्रेड की जो आर नॉट वैल्यू है, वो बहुत हाई है। हम्म। और वो 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 एक-दूसरे से हवा से स्प्रेड हो रही है। रिसेंटली अभी का जो रिसर्च से पता चल रहा है कि ये एयर टू एयर ट्रांसमिटेड डिसीज़ है।
एयरबॉर्न नहीं बोल सकते, एयर हुँ, टू एयर ट्रांसमिटेड डिसीज, हुँ, एरोसोल इन्फेक्शन बोल सकते हैं हम लोग। हुँ, और दूसरी चीज, जो ट्रीटमेंट पार्ट है होम्योपैथी की, हम हुँ, बेसिक बेसिक ये है कि हम एक एक एरिया के पूरे कॉमन सिम्टम्स ले रहे थे। हुँ, इससे पहले जो भी ट्रीटमेंट रह रहा था कि हम जीनस एपिडेमिकस बोल के एक मेथड है जो हम मेडिसिन फाइनलाइज करने के लिए हुँ, यूज करते थे फॉर द पर्टिकुलर एरिया एज अ पर्टिकुलर सिम्टम। हुँ, आजकल जो भी नए जो सेकेंड वेव जो आया है कोरोना हुँ, का, जिसमें इतने वेग सिम्टम्स है, इतने डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स है, बहुत सारे लोगों को स्ट्रोक हुआ है, पेशेंट हुँ, आए हुँ, हॉस्पिटल में और हमने टेस्ट किया तो कोरोना पॉजिटिव है, इट इज हुँ, इंड्यूस्ड बाय कोरोना। हुँ, बहुत सारे पेशेंट्स को हार्ट अटैक भी आया है बिकॉज ऑफ हुँ, कोरोना, रीनल फेलियर केसेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ हुँ, कोरोना, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना। हुँ, मतलब बहुत वेग सिम्टम्स है, जो लास्ट ईयर जो था ये कंप्लीटली डिफरेंट है। और मैं ये एज अ ओनर ऑफ वन ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एज अ ओनर ऑफ वन ऑफ द हुँ, जो हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब है और जो रिसर्च सेंटर है हमारा, हुँ, हम ये देख पा रहे हैं कि दिस इज नॉट अ नेचुरल वायरस, ये एक आर्टिफिशियल वायरस है जो आई डोंट नो हुँ, कहाँ बना हुआ है या किसी ने पर्पसफुली बनाया हुआ है। हुँ, हुँ, बट आई फील वी आर इनटू सम सॉर्ट ऑफ बायोलॉजिकल वॉर जो हुँ, हम सफर कर रहे हैं, जो किसी और के मुताबिक हमारे पे अप्लाई किया हुआ है। हुँ, जो लास्ट ईयर का जो स्टेन था और इस ईयर का जो स्टेन में जितना भी फर्क जो आया हुआ है अभी, तो ये जो फर्क है, एक या एक साल में ये फर्क या नेचुरली इतना म्यूटेशन होना इम्पॉसिबल है, हुँ, हुँ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब इसको आर्टिफिशियली आप प्रोग्राम करें, जो आजकल का टेक्नोलॉजी जो प्रेजेंट है उससे आर्टिफिशियली म्यूटेट करने के बाद ही ये हो सकता है, ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ। हुँ, ठीक है, जो भी है ये हमारी सरकार इसके ऊपर वो जो एक्शन लेगी या वो जो देखेगी, वो ही दे आर वेरी केपेबल टू डू हुँ, दिस, और वो देख लेगी। एज अ डॉक्टर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब तक हमारी खुद की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, कितने भी सुपर म्यूटेंट आने दो या हुँ, डबल ट्रिपल फोर म्यूटेशन आने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक डाइट हैबिट और कुछ रेजिमेन इस दौरान मेंटेन करना है, ये हुँ। एक मैं बताना चाहता हूँ सभी मेरे व्यूअर्स को। अभी जो आपने ज़िक्र किया कि पहले साल में जो हम लोग को सिम्पटम्स दिखाई दे रहे थे, उससे बहुत ही अलग तरीके के सिम्पटम्स इस बार है और इस बार जो जिनकी मृत्यु हो रही है, उसमें से बहुत सारे हुँ, केसेस है जिसमें हार्ट अटैक हो रहा है या जैसे कि आपने कहा कि साइकोलॉजिकल भी कुछ बीमारी है उसमें या कुछ अलग बाकी के जो ऑर्गन्स है उनका उन पर भी परिणाम हो रहा है इसका। तो क्या ये जो विषाणु जो जिसके बारे में या वायरस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहले साल में जो ये वायरस था, वो वायरस और अभी इस साल जो वायरस दिखाई दे रहा है, इसमें किस तरह का फ़र्क दिखाई देता जो अभी हमारे जो भी रिसर्च सेंटर में है, ये हम लोगों ने भी ये पाया है कि ये म्यूटेटेड वायरस है, डबल म्यूटेशन, जो 2 टाइप के जो सेम ऑर्गेनिज्म का जो भी वायरस का जो आरएनए रहता है, उसको म्यूटेशन होने के बाद उस दोनों को मिला के एक वायरस में उन्होंने डाल के जब वो बाहर आता है, दैट इज़ है? कॉल्ड डबल म्यूटेशन। अच्छा। तो ऐसे जो जीन्स है वो आए हैं इस बार, हुँ, इसीलिए ये वायरस ज़्यादा बोल सकते हैं कि हम बहुत खतरनाक। ज़्यादा घातक है, हुँ, और बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, जो भी बोल हुँ, रहे हैं ना, एक दूसरे से ज़्यादा स्प्रेड फास्ट हो रहा है। हुँ, पहले के मुकाबले 80% ज़्यादा है अभी का जो वायरस का जो स्प्रेडिंग कैपेसिटी, और हुँ, मोर्टेलिटी रेट भी करीब-करीब 60 टू 70% बढ़ गई है, जो अच्छा। पिछले के मुकाबले है। हुँ, हुँ, तो ये चीज़ें तो फ़र्क है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, ये सिर्फ़ लंग्स को अफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, हुँ, बहुत हुँ, सारे पेशेंट्स को ब्रेन में कर रहा है, किडनीज़ में, और कभी-कभी बोल रहे हैं कि हार्ट में भी कर रहा है, और हुँ, हुँ, इसके पूरी जानकारी आज
अभी सबके पास है कि डिफरेंट है ये, नॉट ओनली लंग्स, हुँ। हार्ट, ब्रेन और किडनीज में ज़्यादा असर कर रहा है अभी। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर अभी आपके पास जब भी मरीज आते हैं तो किस तरह की तकलीफें उनको होती है? कुछ अलग आपको दिखाई दिया कि वो कुछ जब भी आपसे बात करते हैं तो उनसे क्या मालूमात आपको हासिल होती है? सी लास्ट टाइम जो भी वेव था, उस टाइम ज़्यादातर लोग आते थे बुखार, सर्दी, हुँ, खाँसी और दम की बीमारी, जो हुँ, साँस लेने में तकलीफ होती है, हुँ, हुँ, उनको लॉस ऑफ टेस्ट, जो भी रुचि की कमी रहती है, उनको हुँ, लॉस ऑफ स्मेल, हुँ, ये मेजर सिम्पटम्स थे। हुँ, इस बार ऐसा नहीं है, हुँ, पेशेंट आ रहे हैं, बदन दर्द, हुँ, पेट में दर्द, हुँ, लूज़ मोशन, हुँ, स्पेशली लूज़ मोशन केसेस बहुत है। हुँ, लूज़ मोशन केसेस हम जनरली अ, ये सोचते हैं कि हाँ, एक्यूट गैस्ट्राइटिस है या गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, हुँ, वैसे हम ट्रीट करना चाहते हैं, बट वो इम्प्रूव ही नहीं हो रहे। तब जब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं पेशेंट को, तब हुँ, समझ में आ रहा है कि हाँ, ये तो कोविड पॉज़िटिव है। उसकी हुँ, वजह से ये चीज़ें, लूज़ मोशन के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। हुँ, बदन दर्द, सिंपल बदन दर्द के केसेस भी आ रहे हैं और उनको हुँ, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पीठ हुँ, दर्द और पैरों में दर्द, इतना ही। हुँ, तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है। और हुँ, हुँ, तीसरी चीज़, 10 टू 20% केसेस अभी भी वही हैं कि जिनको खाँसी और साँस लेने का प्रॉब्लम है, हुँ, और वही ज़्यादातर जा रहे हैं हॉस्पिटल्स को एडमिट होने के लिए। हुँ, और सैचुरेशन भी बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हो रहा है। हुँ। पहले ऐसे पिछले साल में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे समझ लीजिए कि 50 साल के ऊपर की एज में जो लोग थे उनको ज्यादातर कोरोना हो रहा है ऐसे बताया जाता था। लेकिन इस बार ऐसे हो रहा है कि जो जवान लोग हैं उनमें भी ये कोरोना पाया जा रहा है और उनमें भी मृत्यु दर जो है वो बढ़ रहा है ऐसे दिखाई देता है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? हाँ, वही बता रहा हूँ ना, बिकॉज़ ऑफ म्यूटेशन, हम्म, अभी वो ऐसा नहीं रह गया है कि हाँ, सिर्फ़ बड़े लोगों को ही, और हम्म, जिसको बीमारी है, जैसे कि कोई शुगर की बीमारी है, मतलब हम्म, डायबिटीज़ है, हम्म, हाइपरटेंशन है, या कोरोनरी हार्ट डिसीज़ेज़ है, या हम्म, कोई हाइपरथायरॉयडिज़्म के इश्यूज़ है, या किडनी के हम्म, इश्यूज़ है, उनको ही नहीं हो रहा है। हम्म, इन जनरल एनी एज ग्रुप भी, अभी बच्चों में भी बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। लास्ट ईयर तो हम बच्चों में इन्फेक्शन देखा ही नहीं है, बट इस हम्म, बार बच्चों में सबसे ज़्यादा लेवल ऑफ इन्फेक्शन देख पा रहे हैं हम लोग। और जी, यंग एज में आजकल हुँ, जो भी है, यंग एज फ्रॉम 25 टू 45 जो एज है, जहाँ हुँ, हम हुँ, सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी लेवल रहती है, हुँ, यही एज ग्रुप ज़्यादा अफेक्टेड हो गया है आजकल। हुँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस बार ये डिफरेंस तो रहा है कि यंग एज लोग ज़्यादा मर रहे हैं रादर देन हुँ, ओल्ड एज के लोग। हुँ, हुँ, और इस बार वो भी डिफरेंस है कि सिर्फ जिसको शुगर, बीपी, या जो पहले से ही कोई बीमारी से चल रहे हैं, उनको ही नहीं हो रहा है। हुँ, बहुत सारे लोग एथलीट्स हैं, जिम हुँ, जाते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स हैं, वो लोग भी कोरोना से डेथ हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, हुँ, अगर किसी पेशेंट्स को समझ में आ रहा है कि हाँ, ही हैज़ इन्फेक्टेड विथ कोरोना, हुँ, वहाँ पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है पेशेंट्स को। हुँ, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, और उ उनको साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ रही है, और जो भी पेशेंट ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं या ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, उनकी डेथ भी ज़्यादा हो रही है साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से। और वो बहुत फास्ट डिटोरिएट हो रहे हैं, जो यंग एज के अंदर आते हैं कि अरे, मुझे कोरोना हो गया है। हुँ, हुँ, इसी बात से वो मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब होके 3 से 4 दिन के ड्यूरेशन में ही वो वेंटिलेटर पे जा रहे हैं, वहाँ से डेथ हो रहा है उनका। हुँ, हुँ। जैसे कि आपने ज़िक्र किया अभी कि जो एथलीट हैं या बॉडी बिल्डर हैं, इनमें भी ये दिखाई देता है और बहुत से ऐसे केसेस भी आए हैं कि जिसमें उनकी डेथ हो गई। जैसे कि मैंने खुद कुछ लोगों के ऐसे न्यूज़ में पढ़ा था कि 1-2 बॉडी बिल्डर हैं, वो बिल्कुल यंग एज में थे, जैसे कि 30 या प 35 के बीच में।
लेकिन वो उनके भी कोरोना के वजह से डेथ हो गई। तो लोगों के मन यस। में ये डर अपने आप तैयार हो जाता है कि इतने तंदुरुस्त जो लड़के हैं वो किस तरह से कोरोना के वजह से डेथ हो सकती है उनकी। तो इसके बारे में क्या बताएंगे? हाँ, मैं यही बता रहा हूँ कि एक तो ये है कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बहुत बड़ा है कि अरे! मुझे कोरोना हो गया है, अभी नहीं बचने वाला हूँ, तो उनका मोरल डाउन हो जा रहा है, वो हम्म। डिप्रेशन में जा रहे हैं और उनको बहुत सारे अदर साइकोलॉजिकल डिसीज़ेज़ हो जा रहे हैं सडनली हम्म। और वो 4 से 5 दिन में ही वो पूरी तरह से डिटोरिएट होके वेंटिलेटर पे जाके डेथ हो रहा है उनका। हम्म। तो इसमें मेजरली जो फैक्टर दिखता है कि ये हमको ये समझ में आ रहा है कि इस कोरोना के जो वेव है, हम्म। इसमें इम्यूनिटी से ज़्यादा मेंटल स्टेबिलिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई जी। मेंटली जैसे कि ऑल द डॉक्टर्स है जो एक्सपोज़ तो बहुत हो रहे हैं, हम्म। बट वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है कि हाँ, ठीक है, हम तो एक्सपोज़ हो रहे हैं, हम्म। बट वी नो हाउ टू कम आउट ऑफ दिस। हम्म। तो इसीलिए उनका इम्यूनिटी लेवल भी मेंटेन रह रहा है और हम्म। साइकोलॉजिकली वो लोग स्टेबल है। हम्म। इसीलिए इतना इन्फेक्शन रेट इन द डॉक्टर्स उतना नहीं है जो आम आदमी में है। इन्फेक्शन हुआ है तभी डॉक्टर्स आर कमिंग आउट इज़िली एट द होम। वो ठीक हम्म। हो जा रहे हैं घर पे रह के। जी। बट जो दूसरे हैं उनको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, एडमिट होना पड़ रहा है और उनमें डिफिकल्टी आ रही है। हम्म। चूंकि आप होम्योपैथी में जानकारी रखते हैं, किस तरह से होम्योपैथी का इसमें योगदान रहा है कोरोना को ठीक करने में या कोरोना के जो मरीज हैं उनको ठीक करने हाँ, देखो मैं पिछले 1.5 साल से लगभग 1 साल से ये तो यही चल रहा है कि हमारे इंडिया में जब ये फर्स्ट वेव स्टार्ट हो गया था, में? हम्म। मेरे यहाँ पे करीब-करीब 5.5 लाख लोगों को हम मैंने फ्री में ये जो मेडिसिन्स बाँटे हैं, जो भी आर्सेनिक एल्बम और कार्बोवेज के जो डोसेज़ है, एज़ अ प्रिवेंटिव मेडिसिन बोल के मेरे रजिस्टर्ड जितने भी लोग हैं, उनको कोरोना नहीं हुआ था, उनको दिया है। उसमें 95 टू 98% लोग ऐसे हैं, जो लिए हैं और अभी भी स्वस्थ हैं। अभी भी सेकंड वेव जब आया था, पूरे लोग मेरे पास फिर से आए, मैंने फ्री उनको सबको ये दवाइयाँ उपलब्ध करके दी है और वो सब लोग अभी स्वस्थ हैं। सिर्फ़ 2% या 3% लोग ऐसे हैं जो एक तो है उनको बहुत सीवियर बीमारीज़ है जैसे कि लंग आईएलडी बोलते हैं, जो लंग डिसीज़ेज़ है, ब्रोंकियल अस्थमा, सीओपीडी केसेस वगैरह, या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के जो केसेस है, ये जो केसेस है इनमें ये इज़िली ये इफ़ेक्ट हो रहा है इन स्पाइट ऑफ टेकिंग प्रिवेंटिव मेडिसिन। बट इफ़ेक्ट होने के बाद भी जब हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो पेशेंट रिवर्ट हो रहा है। ओनली 1% केसेस में ये हो रहा है कि पेशेंट जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी डिटोरिएट होके वेंटिलेटर पे जाने के चांसेस आ रहे हैं। मतलब जब वो मॉडरेट केसेस थे, मॉडरेट टू सीवियर जब जा रहे हैं, तो ये 1% केसेस ही हो रहे हैं, जो मिनिमम 15 टू 20 डेज़ ट्रीटमेंट लेने के बाद भी 99% लोग रिकवर हो रहे हैं, 1% ये सीवियर हो रहे हैं। ये मैंने 1 साल के प्रैक्टिस में देखा है। और मेरा एक हॉस्पिटल भी है जहाँ पे हमारा क्रिटिकल केयर भी है, जहाँ पे मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ क्रिटिकल केयर। तो वहाँ पे हम ये मेरे जो कोलीग्स हैं जो इंटेंसिविस्ट है उनके साथ मिलके हम ये पेशेंट्स बाकी के पेशेंट भी मैनेज कर रहे हैं। तो होम्योपैथी का रिस्पॉन्स अच्छा है बट इतना ही है कि अवेयरनेस बहुत कम है लोगों में। लोगों में एक ही चीज़ है कि हमको कोरोना हो गया है कि तो रेमडेसिविर इंजेक्शन एक ही है जो हमारी जान बचा सकता है। बट रेमडेसिविर ये एक इंजेक्शन है जो वायरल लोड को कम करता है, जो मॉडरेट टू सीवियर केसेस में दिया जाता है। अर्ली स्टेजेस में जभी भी आप दूसरे कोई आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या जो बेसिक ट्रीटमेंट में आप लोगे, सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट अगर जब होगा तो आई आई थिंक कॉम्प्लिकेशंस कम हो रहे हैं इसमें। जो कि अभी आपने जिक्र किया रेमडेसिविर, जो कि अभी हुँ, हाल में हम लोग देख रहे हैं कि लोग उसके पीछे भाग रहे हैं कि जब भी किसी को एडमिट किया जाता है तुरंत पहले रेमडेसिविर के लिए लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग जगह पे फोन करते हैं और रेमडेसिविर मंगा लेते हैं। उसके वजह से उसमें ब्लैक मार्केटिंग भी हो रहा है। तो किस तरह से देखते हैं कि सचमुच इसकी इतनी जरूरत है? एक तो इसके वजह से
पूरी तरह से कोरोना बीमारी से आदमी मुक्त होगा, ये बताया नहीं जा सकता। फिर भी लोग उस इंजेक्शन के पीछे दौड़ रहे हैं। तो इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, जो मैं जहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, मेरा खुद का एक इंटेंसिविस्ट टीम है, जहाँ पे मैं भी एक पार्ट हूँ, मैं उनके साथ प्रैक्टिस करता हूँ और हमेशा। तो हम लोगों का एक ऑब्जर्वेशन है कि जो भी पेशेंट्स जो मॉडरेट से सीवियर हो रहे हैं या जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत दिन-ब-दिन बढ़ रही है, उनमें हम अर्ली स्टार्ट जब कर रहे हैं, तो रेमडेसिविर से एक चीज़ हो रहा है कि वायरल डबलिंग जो वायरस 1 से 2, 2 से 4 जो होता है, वो वायरल डबलिंग जो होता है, वो रुक जाता है। और दूसरा चीज़ पेशेंट को थोड़ा टाइम मिलता है कि अपना इम्यूनिटी ट्रिगर ट्रिगर करके वो इस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए। तो ये जो ड्यूरेशन टाइम जो देता है, ये रेमडेसिविर से होता है। बट ये पूरे वायरस को किल कर देता है ऐसा तो नहीं है। या एक ही ड्रग है जो 100% ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है ऐसा नहीं है ये। तो लोग अननेसेसरी इसके पीछे भाग रहे हैं, जब इसकी ज़रूरत है तब देने से इसकी फ़ायदे है, हम्म। बट ऑल कंडीशन में ये देने से नहीं यूज़ हो रहा है। जिस तरह शुरुआत में मैंने जिक्र किया था वो आपके पेटेंट के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि वो उपचार पद्धति क्या है? ओके ये जो भी है हम लोगों ने एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाया है। ये होम्योपैथी ऐसा नहीं बोल सकते हम। इट इज़ अ टाइप ऑफ एलोपैथिक इंजेक्शन ही है, बट हम्म। ये बेसिकली बना हुआ है होम्योपैथी से। हम्म। हाँ, मैंने करीब-करीब 3,500 पेशेंट्स जो ऑलरेडी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल्स जो थे, हम्म। जो मॉडरेट टू सीवियर के बीच में थे, जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ही ठीक हुए हैं। हम्म। ओनली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देने से ही ठीक हुए हैं। उनका एक डेटाबेस बनाया था, उनको होम्योपैथिक मेडिसिन्स दिए थे और वो रिकवर हो गए थे। तो हमको हम्म। यहाँ पे प्लाज़्मा की ज़रूरत बहुत हो रही थी। हम्म। जब हम लोगों ने इन सबको मैंने रिक्वेस्ट करके प्लाज़्मा थेरेपी के लिए जब इनका प्लाज़्मा लिया था, इनके जो प्लाज़्मा रिसीवर्स थे, उनमें जो इम्प्रूवमेंट थी बहुत ड्रास्टिक थी। जो दूसरे पेशेंट 4-5 दिन में रिस्पॉन्ड करते थे, इसमें 1 या 2 डोज़ेज़ में पेशेंट पूरी तरह से रिकवर हो रहे थे। तो हमने रिसर्च किया कि ये 3,500 सैंपल्स हम लोगों ने लैब में हम लोगों ने इसका एंटीबॉडी आइसोलेशन किए जिसमें कि बहुत कोरोना वायरस को जो मारता है, जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बोलते हैं हम लोग, उसमें हम लोगों ने आइसोलेट किया 3,500 सैंपल्स में और उसमें 100%, 80% और 70% कितने इफेक्टिव है, ये हम लोगों ने अलग-अलग बैचेस बनाए एंटीबॉडीज के और जितने 100% न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट है, जो डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस के आते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी ही बोल सकते हैं। वो हमारे पास 16 है, 16 और उसमें से एक हमने अभी पेटेंट किया है। अभी हमारे पास 15 है जो हम अभी आने वाले साल में उसको पेटेंट करवा के उसका उपचार पद्धति में हम यूज़ करने वाले हैं। ये एलोपैथी ही बोल सकते हैं हम, बट इसका होम्योपैथी से ही जन्म हुआ है और ये जो भी क्लोन है, हम लोगों ने अभी ह्यूमन ट्रायल्स हुए हैं जो फेज़ 1, फेज़ 2 के और प्री क्लिनिकल ह्यूमन ट्रायल्स हुए और 100% ये इफेक्टिव है वायरस को मारने में। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वी हैव अ क्यूर नाउ फॉर द कोरोना डिसीज़ कोविड-19 डिसीज़ के लिए क्यूर है और इसका इफेक्टिवनेस भी 99% है ऑल द केसेस में जो भी हम बोल सकते हैं कि हम्म। नॉर्मल मॉडरेट और सीवियर जो केसेस जो बोलते हैं हम्म। असिम्प्टोमेटिक मॉडरेट और सीवियर जो केसेस है ये सभी ग्रुप्स में हम अगर कंसिडर करें तो 94 टू 99% इफेक्टिवनेस है हमारे ड्रग का। ओके। अभी जिस तरह से हमने देखा कि पिछले साल अलग तरीके का विषाणु था, वायरस था, और अभी अलग तरीके के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो शायद ऐसे भी हो सकता है कि अगले साल या और कुछ महीनों के बाद कुछ अलग सिम्टम्स दिखाई दें। तो उस तरीके से आपकी उपचार पद्धति बदलती जाएगी? हाँ, उपचार पद्धति थोड़ी बहुत बदलेगी क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा कि जो वायरल के जो आरएनए सीक्वेंस है उसमें कुछ चेंजेस हो गए या हम्म। हम लोगों ने बेसिकली ये जो ड्रग बनाया है इसका सरफेस जो ऊपर का जो उसका
एंटीनास है या उसका जो सरफेस है, हुँ, उसके प्रोटीन बेसिस पे ये हम लोगों ने एंटीबॉडी बनाया है। ओके। कोई भी वायरस अगर जो म्यूटेट करता है तो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होता है, ना कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हुँ, जो भी आरबीडी प्रोटीन्स रहते हैं, जो वायरस के ऊपर रहते हैं, जो हुँ, एंटीना टाइप के रहते हैं, क्राउन शेप के, हुँ, हुँ, तो वो प्रोटीन सेम रहते हैं सभी वायरसेस में और जो ओ उसका जो सरफेस में रहता है, एस1 प्रोटीन्स बोल के वो रहता है, वो भी सेम रहता है सभी वायरस में। हुँ, हुँ, हम वो जो है, वही प्रोटीन्स को टारगेट कर रहे हैं कि वहाँ पे वो जाए, वहाँ पे अटैच होके वायरस को किल करे। हुँ, अगर म्यूटेशन कितनी भी बार हो, वो जो सरफेस रहता है सेम ही रहता है, हुँ, इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होता है। तो हमारे जो रिसर्च है लास्ट ईयर भी सेम था और इस ईयर भी इफेक्टिवनेस तो सेम ही है। हुँ। एक आखिरी सवाल, अभी ये कितने और महीने चलेगा, कितने साल चलेगा, इस तरह का ये कोरोना का जो अभी ये प्रादुर्भाव है, ये कोई नहीं जानता, हुँ। डॉक्टर भी नहीं जानते, वो भी कोशिशें कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि कब तक ये खत्म होगा, लोगों को कब दिलासा मिलेगा? सी मैं मैं भी नहीं जानता हूँ बट अभी भी भारत में इसका पीक आना बाकी है जो हम अभी का जो भी रिसर्च बताता है कि करीब-करीब 5 से 6 लाख लोग पर डे जब इन्फेक्टिव होंगे इंडिया में, तो दैट मे बी अ पीक वो कभी जुलाई-अगस्त के महीने में आ सकता है जब एनवायरनमेंट और ज़्यादा फेवरेबल है वायरस के लिए। तो वो पीक आ सकता है बट ये कितने साल रहेगा, इसके बाद क्या होगा मैं अभी मैं अभी इसके बारे में कमेंट करने के लिए इसमें नहीं हूँ, क्योंकि इसके बारे में और हमको बहुत जानकारी चाहिए, हमको और इसके बारे में रिसर्च करना है और फ्यूचर में देखेंगे कि इसमें और बेहतर क्या कर सकें। मेरी तरफ से तो पूरी मेरी काम मेरा टीम और मैं खुद इसमें काम कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके हम और क्या बेहतर कर सके हमारे लोगों के लिए हम कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर विनोद, आपने जो अच्छी जानकारी दी, और मैं ये मानता हूँ कि जो भी व्यूअर्स है उनको ये जानकारी उनके उपयोग में आएगी। आपने यहाँ न्यूज़ डंका में आके हम लोगों को एक बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू। धन्यवाद।